हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी का क्लास 10 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है। आप लोग सब्जेक्टिव बार बार बोल रहे थे। ऑब्जेक्टिव हम पूरा करा दिए हैं, वर्मा प्रेस का भी और क्वेश्चन बैंक का भी और जो है मॉडल सेट तीनों का करा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, 30 में 30 आपका आ जाएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव वाला देखिए। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। 6 गो का ही उत्तर देना है, 8 गो में। एक समय था जब पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो जाता है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। अब तक जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की आवश्यकता है। इसलिए जल अब बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः जल का एक ही स्रोत होता है, उसी से सभी की आवश्यकता पूरा होता है। नगरीय क्षेत्र में जल झील, कृत्रिम जलाशय या नदियों के तल में गहरे खोदे गए कुएं या नलकूपों से लाकर इकट्ठा किया जाता है। कभी कभी जल के लिए इन सभी स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों से लेकर पहले उसमें क्लोरीन जैसे रसायन, मतलब पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन जैसे रसायन मिलाया जाता है। इसके बाद वह पीने के लिए सुरक्षित बनता है। ऐसा सुरक्षित जल नगर की संपूर्ण जनसंख्या को अनेक बीमारी से बचाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ क्यों हो गया? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण अब दुर्लभ हो गया। मतलब जल उतने हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। जल अब एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है? उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए जल एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। एक समय पहले जल को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था? एक समय था जब सब जगह मिल जाता था, माने पानी, जल जो है या पानी सब जगह मिल जाता था, इसलिए उसको कोई महत्व नहीं देता था। नगरों में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो नगरीय क्षेत्र में जल झीलों या कृत्रिम जलाशय या नदियों के तल में गहरे खोदे गए कुएं या नलकूपों से लाकर इकट्ठा किया जाता है। पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी? पहले जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती है। अब औद्योगिकरण आ गया, बढ़ती जनसंख्या। नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है? नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के कारण वहाँ स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता। इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक जल का महत्व या जीवन में जल का महत्व जो दे सकते हैं। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दूर प्लस लब, दुर्लभ हो गया। ये मतलब गद्यांश है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर देना है। आ गया बुक का आपका, किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखो, कैप्टन जो है ये क्या करता था? सेनानी नहीं था, लेकिन इसके अंदर देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट के भरी थी। ये क्या करता था? जो देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उस तरह का नेता, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उसका आदर बहुत करता था, चश्मा पहना देता था, यही सब है। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। हो गया ये। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता था? शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारण से याद किया जाता है। देखो, डुमराव में जो है बिस्मिल्लाह मादक, ये देखो लिखा है, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। दूसरा, शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। मतलब शहनाई बजाने में एक उपकरण होता है रीड, उसका प्रयोग जो है शहनाई बजाने में करते हैं, वो सिर्फ डुमराव में मिलता है। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद्ययंत्र बजता है। इस प्रकार दोनों का गहरा रिश्ता है, डुमराव शहनाई। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करें। ये सब क्वेश्चन 3 बार 4 बार आया है, आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से देख लें। पान वाला भारी तौंद वाला था, मतलब बड़ा पेट था उसका। वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में भी ठूसे रहता था, भरे रहता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक फेंकता था, मतलब थूकता था। उसकी मानसिकता पूर्णतः व्यावसायिक थी, स्वभाव से
हंसोड़ और मजा किया था। इतने लिखना है। चलिए आगे। कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात की गई है? फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है पानी, मिट्टी, सूरज की धूप, हवा। जो 2025 का मॉडल सेट का सब्जेक्टिव नहीं देखें हिंदी का जरूर देख लें, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आएगा और इससे 4-5 क्वेश्चन हो गया, आपका फुल तो मिल ही गया। कन्यादान शीर्षक कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? देखिए कितना बार आया है, 9, 12, 15, 17, 18, 24। माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि अपनी सुंदरता और कोमलता पर आकर्षित होकर मेरी मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इन सबके पीछे समाज स्त्री की कमजोरी को देखता है। जो चीज़ जिस कार्य के लिए बनी है उसी से उसका प्रयोग करना। आग रोटी सेकने के लिए है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं। स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने बंधन का कार्य करती है। तुम लड़की वाली सभी गुण तो अपनाना, किंतु लड़की की तरह कमजोर और निरीह बनकर मत रहना। अपने अधिकारों और शक्ति की पहचानना, किसी भी अवस्था में कमजोर मत पड़ना। इस प्रकार माँ ने संचित अनुभव के माध्यम से परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दी। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, ये सब लिख सकते हैं। उसे सताना नहीं चाहिए। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? लेखिका जो है जा रही थी, लेखिका जा रही थी किसके साथ? जितेन नार्गी के साथ। और वहाँ पे रास्ते में क्या देखती है कि एक जगह जो है श्वेत पताकाएँ लगी है लाइन से, इस तरह करके 108 गो लगा है। मतलब ये श्वेत पताकाएँ जो है फहराई जाती है जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है शांति के लिए। और रंगीन पताए का फहराया जाना किसी शुभ कार्य का मतलब शुरुआत का संकेत है। वह यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। मनु रीढ़ या नरकट क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? अभी तुरंत बताएं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है और डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। चलिए आगे। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किस चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं जैसे सामान मानी जाती। वे साधुओं जैसे कपड़े ना पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद भगत निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहला क्या है? वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खराब व्यवहार रखते थे। वे स्पष्टवादी थे और किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। वे दूसरों की किसी चीज़ या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे, मतलब प्रयोग में। वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसे घर लाकर अपना गुजारा करते थे। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। लिख लेना है 4-5 ठो। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन सा तर्क दिया? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिया कि हमने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी है, हमारी समझ में सभी धनुष एक जैसा है। इस पुराने धनुष के तोड़ने में तो किसी तरह की लाभहानि की बात समझ में नहीं आती। श्री राम जी ने तो इसे नए के भ्रम में छुआ मात्र था कि वह टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कभी बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति लाना चाहता है। मतलब बादल का गरजना क्या है? क्रांति लाने का सूचक है। निराला माने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बादल की गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको निबंध लिख सकते हैं। पहला है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, मेरा भारत महान, समय का महत्व या समय अमूल्य धन है या समय का सदुपयोग। ये पत्र भी आप लोग लिख सकते हैं। छोटे भाई को समय का सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। देखिए 8-10 बार आया है ये। सबसे पहले क्या करना है? एड्रेस लिखना है आपका, फिर डेट लिखना है जब पत्र लिखेंगे। प्रिय अनुज, पिताजी का पत्र आया, पढ़कर खुशी हुई, किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से मन दुखी हो गया। मैं तो दूर हूँ, मेरी एकमात्र आशा और परिवार की भी तुम हो। समय की बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है। समय सबसे बड़ा प्रतिशोधक है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करते हैं, समय भी उसे बदला लेता है
और उस व्यक्ति को अफसोस, तनाव आदि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे ऊंचे चढ़े थे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात पुस्तक में ही सिर गड़ाए रखो। अतः मैं यही कह सकता हूँ कि सभी काम समय पर किया करो। इसमें अध्ययन पर विशेष ध्यान दो। खेलना, स्कूल जाना, भोजन, व्यायाम, मनोरंजन सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष ही तुम्हारी फाइनल परीक्षा है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। कुछ विशेष ज़रूरत हो तो समाचार भेजना, मैं तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार हूँ। विशेष अगले पत्र में माता पिताजी को दैनिक चरण स्पर्श करना और गुड्डी को शुभ प्यार। तुम्हारा शुभकांक्षा रजत, शुभकांक्षी रजत। इसको अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। अब भेजना किसको इधर लिख दिया। ये भी आ सकता है। प्रार्थनाध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो सेवा में प्रार्थनाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम लिखना है जो आपका, उसके बाद से सविनय निवेदन यह कि कल से मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है और तेज ज्वर और सिर दर्द से पीड़ा से ग्रस्त हो गया हूँ। डॉक्टर ने मुझे 4 दिनों की विश्राम करने को कहा था। श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। आपका विश्वासी छात्र, जो नाम है लिख देना। किसी दर्दनाशक तेल की बिक्री हेतु आकर्षक विज्ञापन। विज्ञापन लिखने के लिए सबसे पहले आपको डब्बा बनाना है। फिर लिख दो दर्दनाशक तेल 24 प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित दर्दनाशक तेल सदा व्यवहार करें। पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द में लाभकारी। अपने नज़दीकी स्टोर में खरीदें। उसके बाद लिख देना एड्रेस, गली नंबर 64 और मोबाइल नंबर। पुस्तक मेला का आयोजन के संबंध में एक विज्ञापन तैयार करो। तो क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह डब्बा बनाएंगे। झारखंड पुस्तक मेला 2025 लिखेंगे। आपको सूचित किया जाता है कि आपके शहर में अगले सप्ताह पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी शहरवासी को इसमें भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। अपना नाम तम लिख दो जो है और स्थान लिख दो। हो गया। चलिए अब 2023 का सब्जेक्टिव पे चलते हैं। चलिए अगला सेट देखिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छा से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठता है। पुराने लोग यह कह गए हैं कि हंसी और पेट फुलाओ। हंसी कितना ही कला कौशल से भली है। जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान ने कहा कि सदा अपने कर्मों को खींचने वाले हेरिक्लेस बहुत कम जिए, पर प्रसन्न मन हेमिक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही नाम जीवन है। जो रोते हैं उसका जीवन व्यर्थ है। कभी कहता है जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। एक अंग्रेज डॉक्टर कहते हैं कि किसी नगर में दवा कुछ हुआ इस जगह 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। डॉक्टर हसफ्लैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह कहता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है। यह पहचान के लिए सबसे अच्छी औषधि नहीं है। एक रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज़ है। चलो देखो अब क्वेश्चन। हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करता है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया। पुराने लोग कह रहे थे कि हंसी और पेट फुलाओ। हंसी जितना ही कला कौशलों से भरा है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। इसलिए पुराने समय में लोगों ने हंसी को अधिक महत्व दिया है। इसलिए लाफिंग बुद्धा वहाँ चीन में रहता है। डॉक्टर हब्सलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा। डॉक्टर हब्सलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है। यह पाचन के लिए अच्छा है। इसमें अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की चीज़ है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा। जिंदगी किसका नाम है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक है। मतलब हाँ समझ में आया। दवाई लिए गधे को ले जाना 20 गो, उससे अच्छा एगो हंसने वाला आदमी ले जाओ, उतना ही काम करेगा।
जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हंसी खुशी का नाम ही जीवन कैसे है, अथवा हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है। जो रोता है उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन जीने के लिए व्यक्ति को हंसी खुशी रहना चाहिए, इसलिए हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। और इसका हंसी से मनुष्य खिलखिला उठता है, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं, इसलिए माना जाता है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। ये क्वेश्चन कितना बार आया है देखिए आप ही लोग, अभी तुरंत पढ़े फिर आ गया। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को 4 बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपने अगाध श्रद्धा प्रकट करते थे। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे? काशी जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के श्रद्धा से ऊपर थे, अब वहाँ की परंपराओं में परिवर्तन आ गया। गायकों के लिए लोगों में संगीतकार के प्रति आदर नहीं था। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सबको देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो उठते थे। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चों की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चों की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, इसके मुस्कान में आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती, बल्कि परिस्थितिक सापेक्ष होती है। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नैसर्गिक सौंदर्य नहीं होता। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसा अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है। ऐसे समय उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं, अतः सहयोगी उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे क्षोभ से रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते। शूरवीर युद्ध के मैदान में वीरपूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। वे अपनी वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते। वे युद्ध में शत्रु को उपस्थिति पाकर अपने प्रताप की डिंग नहीं मारते हैं। माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गया हो। माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चे के पीछे पड़ जाता, तब वे बच्चा किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग मेरे हृदय को भीतर तक हिला दिया। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग कई है। विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज शादी का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाते हैं। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो मन को गुदगुदा देता है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला। बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र में होने के नाते वहाँ की स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपने ज़रूरत पूरा करने के लिए लोगों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसे कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। ये सब निबंध आप लोग लिख लीजिएगा। हमारा राज्य झारखंड, परिश्रम का महत्व, परोपकार। झारखंड का एग्जाम देंगे, झारखंड मेरा राज्य झारखंड, बिरसा मुंडा पूछ सकता है। अपने मित्र को एक पत्र लिख के झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें। देखिए ये 3 बार आया है, 23, 14, 16 में। तो लिख लेना, प्रिय मिस, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं पिछले हफ्ते रांची का हुंडरू जलप्रपात देखने गया था। यह एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य है। ये सब लिखना है। सड़कों की नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष देवघर, नगर निगम देवघर। वहाँ से सविनय निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में इन दिनों
जो है गंदगी का अंबार लगा है, नालियाँ जो है भर चुकी है जिससे पानी पास नहीं हो रहा है, बहुत ही दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया, इसलिए नालियों की साफ सफाई करवाने की कृपा करें। हो गया। श्वासवर्धक सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्द में एक विज्ञापन तैयार करें। जैसे क्या है, निर्मल पेय ताज़ा फलों के रस से बना है, प्राकृतिक सुगंध और गुणों से भरपूर, हमेशा व्यवहार करें। अपने नज़दीकी स्टोर पर संपर्क, फिर एड्रेस अभी बताए तुरंत। छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए, देखो ये क्या है, छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। शिक्षा दिया है, ये नहीं होगा, ये तो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए लिखा है। शिक्षा वाला में लिखना है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा आज की ज़रूरत है, भले आधे रोटी खाएं लेकिन बच्चे को स्कूल भेजें, ये सब करके लिखना है आपको। चलिए अब 2022, चलो देखो इधर 2022 का सेट। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करने वाले आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबी व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के जीवन में सर्वांगी सफलता का महामंत्र है। स्वावलंबी जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मचारियों का इष्ट देव है। सर्वांगी उन्नति का आधार है। आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता का अर्थ है किसी अन्य पर निर्भर हुए बिना अपने विश्वास के बल पर कार्य करते रहना तथा समाज, निज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करना। इस तरह आपको लिखना है इस बार। इसी तरह स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं? मतलब अपने पैर पर खड़ा होना। स्वावलंबन का तात्पर्य है स्वयं पर आलंबन अर्थात निर्भरता। यह जीवन का अमूल्य आभूषण है। यह सर्वांगी उन्नति का आधार है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आत्मनिर्भरता। चलिए देखिए, अवयव भरना है। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है। अनुराग सदा सत्य बोलता है? हो गया। सदा या हमेशा एक ही है। वह पद जिसमें किसी भी कारणवश परिवर्तन नहीं होता। अवयव किसे कहते हैं? अवयव या विकारी शब्द। वह पद जिसमें किसी भी कारणवश परिवर्तन नहीं होता अवयव या विकारी शब्द कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, ही और मैं। जैसे बालक चांद की ओर देख रहा है तो बालिका भी देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है, सब में एक ही। माता पिता कौन सा समास है? माता पिता मतलब माता और पिता, ये द्वंद्व समास है। डैश आ गया बीच में, इसलिए द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? जो स्पेशल चीज़ है उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका मतलब गणेश। लंबोदर में गणेश होगा, लंबा है उदर जिसका। छाया मत छूना कविता में व्यक्ति दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को ही दुख का कारण बताया गया है। बीते हुए सुख की याद से वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास में हम विफल हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी होने का आभास होता है तब पास पहुंचने पर वहां पानी दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं मृग तृष्णा, मतलब छलावा। यहाँ मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन, वैभव और धन दौलत पाने के अर्थ में किया गया है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना? ये तो अभी तुरंत बताएं। माँ ने लड़की को भावी जीवन के विषय में समझाया। माँ चाहती है कि उसकी लड़की सरल, कोमल और भोली बनी रहे, परंतु वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है ताकि ससुराल वाले उसकी सरलता का अनुचित लाभ न उठाए, वहाँ पर अत्याचार न करे। इसलिए वह अपने लड़की को कहती है कि लड़की तो बने किंतु लड़की जैसा ना दिखे। फादर फामिल बुल्के पर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये इस बार नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा देख लीजिए। फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, बूढ़ी दाढ़ी व नीली आंख वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर परिजन के लिए उसके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमय भावना उमड़ पड़ती थी। ये तो नहीं रखो ना याद। चलिए आगे देखिए। लेखिका मनु भंडारी।
के व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो व्यक्ति का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उसके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रतिबद्ध व्यक्ति दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उसके पिता का ही योगदान है। शीला अग्रवाल का प्रभाव। लेखिका को क्रियाशील क्रांतिकारी आंदोलन बनाने में उसकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपने जोशीले बातों से लेखिका को मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चार दीवार तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखाया। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? लोकगीतों एवं चेतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाले वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे। इसी कारण उसे शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। चलो आगे, जॉर्ज परचम की लाट मतलब कपार की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किया? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को खोजने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किया। उसने सबसे पहले उस पत्थर की खोज करने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनाई थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्ति का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। छात्रावास में स्थान रहने वाले अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग करते हुए पत्र लिखे। अभी बताए थे समय का सदुपयोग। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की कटाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे की कटाई, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, ये सब में एक आ जाएगा आपका। सेवा में जिलाधिकारी झारखंड वन संस्थान रांची। पेड़ पौधे की कटाई के संबंध में वहाँ से सभी ने निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में इन दोनों पेड़ पौधे की निर्मम कटाई हो रही है, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं श्रीमान से आशा करता हूँ कि पेड़ पौधे की कटाई करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आपके लिए इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। आपका लिख देना नाम। मेरा भारत महान, बिरसा मुंडा, इम्पोर्टेंट है ये सब। ये दोनों में किसी एक पे निबंध लिखना है। देखो, खेल के प्रति जागरूक करो। स्वस्थ ही धन है। खेल व्यायाम आसान तरीका है, व्यायाम का आसान तरीका। आओ खेलो और स्वस्थ रहो। खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये हुआ विज्ञापन। ठीक है, आपका हम पूरा कंप्लीट करा दिए 2024, 23, 22 क्वेश्चन बैंक। मतलब क्वेश्चन बैंक मतलब होता है पिछले साल जो सब आया था, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो परीक्षा के पहले स्पीड में एक बार इसको ज़रूर देख लें। ठीक है, थैंक यू।